मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पेपर में हम लोगों ने मुस्लिम कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। उन विशेषताओं में से कुछ चंद विशेषताएं बची थी जो महत्वपूर्ण हैं। आज हम उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा की बात करते हैं। उसमें पाठ्यक्रम क्या होता था या उसका करिकुलम क्या होता था, उसके विषय में समझते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले छात्रों को आयतों का ज्ञान दिया जाता था। जो मुस्लिम छात्र होते थे या जो विद्यालय में छात्र पढ़ते थे, उन छात्रों को आयतों का ज्ञान कराया जाता था। उनको आयतें बताई जाती थी। पूरी जो कुरान शरीफ, जो उनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ था, उसका अध्ययन भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कराया जाता था। इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम था उसमें जो विषय थे वो मैंने बता दिया। मुख्य रूप से कुरान की आयतें होती थी जिनको छात्रों को अध्ययन करना होता था। अगली विशेषता है इसकी शिक्षण संस्थाएं। मैंने बताया था प्राथमिक शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए दोनों ही तरह की शिक्षा के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं होती थी। पहला प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे या प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे तो उनमें सबसे पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो मकतबों में दी जाती थी। मकतबों में शिक्षा दी जाती थी। मकतब अरबी भाषा के शब्द से, अरबी भाषा से बना है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लिखना एवं पढ़ना। जिसका अर्थ मैंने बताया था, पहले ही बताया था, जिसका अर्थ क्या है? लिखना एवं पढ़ना। लिखना एवं पढ़ना, यही लिख देता हूं मैं, लिखना एवं पढ़ना। इस प्रकार से जिन विद्यालयों के अंदर प्राथमिक शिक्षा में लिखाई एवं पढ़ाई की जाती थी, लेखन अथवा पाठन कार्य किया जाता था, उन विद्यालयों को मकतब कहते थे। जब प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए भी जब छात्र प्रवेश करते थे तो उन संस्थाओं को हम क्या कहते थे? मकबरा कहते थे। ये शिक्षा कहा जाती थी। मिटा देता हूं मैं। मकबरा जो होते थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे, जहां पर उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। मकबरा भी अरबी भाषा से लिया गया है। मकबरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है अर्थ ऊपर लिख देता हूं, जिसका अर्थ होता है गरज। जिसका अर्थ होता है गरज। और गरज का जो लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। इसका शाब्दिक अर्थ या लिटरल मीनिंग की बात करेंगे, शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्यान, लेक्चर या भाषण। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ या लिटरल मीनिंग की बात करेंगे। लिटरल मीनिंग होता है, वो मैंने बताया, लिटरल मीनिंग उसका अर्थ होता है दरस, व्याख्यान या भाषण। अर्थात उच्च शिक्षा में जिन संस्थानों में भाषण के द्वारा या लेक्चर मेथड के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी, उनको हम मकबरा कहते थे और ये उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान थे। इस प्रकार से हमने शिक्षण संस्थाओं के बारे में पढ़ा। प्राथमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में कौन सी शिक्षण संस्थान थे, कौन से शिक्षण संस्थान थे जिनमें शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब हम शिक्षा के कुछ और भी केंद्र थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अर्थात शिक्षण केंद्र की बात करेंगे, एजुकेशन सेंटर्स पूरे देश के अंतर्गत। इनके अलावा भी कुछ थे जिनको हम निम्न नामों से जानते हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं मकतब क्या थे, मकबरा क्या थे। फिर उसके बाद आते हैं दरगाहें आती हैं। दरगाहों के बाद खानकाहें या विद्यालय थे, ऊपर लिख देते हैं। दरगाहों के बाद खानगाहें,
ये संस्थान थे। उसके बाद पुराने स्कूल थे, कुछ फारसी स्कूल थे और अरबी स्कूल थे। हम इन दो चीजों को पढ़ चुके हैं, मकतब मकबरा पढ़ चुके हैं। हम दरगाहें समझते हैं। दरगाहें क्या है? दरगाहें प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे और यहाँ पर कुरान की शिक्षा दी जाती थी और इनमें मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। ठीक वही पैटर्न खानकाहों के अंदर भी था। खानकाहों के अंदर भी क्या होता था? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, आयतों की शिक्षा दी जाती थी, कुरान की शिक्षा दी जाती थी और मुस्लिम धर्म से जो संबंधित बच्चे होते थे उनको शिक्षित दीक्षित किया जाता था। इसके अलावा कुछ स्कूल कुरान से संबंधित थे, कुछ फारसी भाषा से संबंधित थे, कुछ अरबी भाषा से संबंधित थे, जिसमें मुस्लिम कालीन बच्चों को इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो उस स्लाइड में छुप रही थी, वो मैंने महत्वपूर्ण विशेषताओं को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम मुगल कालीन या मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा की जो प्रणाली थी उसका मूल्यांकन करेंगे कि संपूर्ण शिक्षा में क्या अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी, क्या उसके लाभ थे, क्या उसके दोष थे। इसको हम इस समय देखते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो नोट कर लें, ना नोट किया तो नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। थोड़ा समझते हैं। जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उस शिक्षा में छात्र होते थे उनको शागिर्द कहते थे। मुस्लिम काल में जो छात्र होते थे, और नोट कर लें आप लोग, जो छात्र होते थे उनको क्या कहते थे? शागिर्द। उनको शागिर्द कहते थे और इस नाम से छात्र जाने जाते थे। अब जैसा कि मैंने बताया, हम इस शिक्षा का या मध्यकालीन या इस्लामिक शिक्षा का मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस्लामिक शिक्षा का, इस्लामिक शिक्षा का मूल्यांकन। इस्लामिक शिक्षा का मूल्यांकन, इसका दूसरा नाम मुस्लिम कालीन शिक्षा भी है, इस्लामिक शिक्षा भी है, मध्यकालीन शिक्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम इनका मूल्यांकन करेंगे। इसमें देखेंगे क्या हमें मुस्लिम कालीन शिक्षा से लाभ थे और कौन सी वो दोष थे, कौन सी वो खामियां थी जिसकी वजह से मुस्लिम शिक्षा में उनको दोषों के रूप में जाना जाता था। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके लाभों के बारे में पढ़ेंगे या गुणों के बारे में पढ़ेंगे। कौन से लाभ थे या कौन से गुण थे, उनकी मेरिट्स क्या थी या प्रॉफिट्स क्या थे। मेरिट की बात करेंगे, मेरिट्स, ठीक है। सबसे पहला जो इसका लाभ था वो ये था कि जो शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा थी, पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। नंबर 1, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। या एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा मुगल काल में भी पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। जैसे हमने पीछे की स्लाइड्स में बताया था, बौद्धकालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा भी प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क थी और प्रत्येक राज्य का जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम प्राथमिक स्तर तक सभी जो भी उसकी जन सामान्य है, जो भी उसकी जनता है, उसके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। नंबर 2 हम गुणों की बात करेंगे। तो नंबर 2 था शिक्षण। देखते हैं शिक्षण की व्यवस्था में, शिक्षण की व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप
मुगल काल बौद्ध काल, वैदिक काल में बताया था, वहाँ पर जो शिक्षक का कार्य था संपूर्ण रूप से गुरुओं के हाथ में होता था। लेकिन उसके बाद बौद्ध काल शिक्षा में शिक्षण से संबंधित प्रशासन का कार्य संघों के हाथ में आ गया। उसके बाद जो शिक्षण कार्य था उसका संपूर्ण प्रशासनिक कार्य किसका था? शिक्षा में जो भी राज्य होते थे, जो भी राजा होते थे, वही संपूर्ण शिक्षा की देखभाल करते थे या संपूर्ण शिक्षा का उत्तरदायित्व राजाओं का होता था, वो शिक्षा की व्यवस्था करते थे। इस प्रकार से इसका दूसरा गोल ये था, इसका क्या हो गया, ये व्यक्तिगत हाथों से निकलकर या जो कुछ खामियां थी उनसे निकलकर क्या हो गई, राज्य के हाथ में पहुंच गई। और राज्य को हम सभी लोग जानते हैं कि राज्य राज्य कल्याणकारी राज्य होता है और राज्य से ज्यादा लोक कल्याण की भावना मैं नहीं समझता किसी के अंदर होती होगी। तो ये बातें थी, ये नंबर 2। नंबर 3 की बात करेंगे। तीसरा लाभ क्या था इससे? तीसरा लाभ था, उसको देखते हैं, शिक्षक का उच्च स्थान। शिक्षक का उच्च स्थान। इसको समझते हैं। शिक्षक, मैंने कहा था कि संपूर्ण शिक्षण काल में, संपूर्ण शिक्षण के कालखंड में सबसे बेहतर शिक्षा, सबसे बेहतर जो शिक्षक का स्थान था वो था वैदिक काल में। ठीक वैसे ही संबंध कमोबेश बौद्धकालीन शिक्षा में भी बने रहे। उसके बाद मुगल काल में भी शिक्षक का जो स्थान था वो उच्च था, शिक्षक को सम्मान दिया जाता था। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, उसको मैंने पहले ही बताया था। मुगलकालीन शिक्षा में, क्योंकि उत्तर मुगलकालीन शासन व्यवस्था में या शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो वहाँ पर शिक्षक निसंदेह रूप से शिक्षक का स्थान बहुत अच्छा था। लेकिन मुगल काल के जाते जाते शिक्षक के स्थान या शिक्षक का जो स्थान था उसमें वो सम्मान वाली बात नहीं रही। अर्थात औरंगजेब जो उस समय का तत्कालीन शासक था, उसने अपने गुरु शाह साले लिखते हैं, साले का भरे दरबार में अपमान किया था। इससे प्रमाणित होता है, इससे सिद्ध होता है कि उत्तर मुगलकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की स्थिति उच्च नहीं रही थी। ये कुछ बात थी। आगे हम देखते हैं अगला, इसका गुण क्या है, उसको नोटिफाई करेंगे। नंबर 4, साहित्य स्थापना का काल। मुगलकालीन शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं साहित्य को बहुत बड़ा स्थान दिया गया था। मध्य मुगल काल को साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसमें शाहजहां को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो ये वो समय था इसमें साहित्य की स्थापना हुई और साहित्य को बल मिला और साहित्य एवं संगीत का इसमें बहुत बड़ी उन्नति हुई। लेकिन अपवाद के रूप में हम एक बार फिर बात करेंगे, औरंगजेब ऐसा शासक था जो कला एवं संगीत से घृणा करता था, उसकी उपेक्षा करता था, न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राजकीय स्तर पर। एक बार औरंगजेब को कुछ कला प्रेमी थे, कुछ संगीत प्रेमी थे, वो चाहते थे कि उसको जागरूक करें, उसकी आत्मा में चेतना लाएं कला एवं संगीत के लिए। इसलिए उन्होंने कला एवं संगीत के समर्थन में जुलूस निकाले। उन जुलूसों के संबंध में स्पष्ट रूप से औरंगजेब ने कहा कि इनको आप गहरे से दफना दीजिए। इससे पता चलता है कि उत्तर मुगल काल में कला एवं साहित्य का स्थान वो नहीं रहा जो पहले था, अर्थात उनकी उपेक्षा की गई। अगली विशेषता है, अगला गुण था इसका, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ेंगे। 5वां था मॉनिटोरियल सिस्टम। कक्षा नायकी व्यवस्था। जिस प्रकार से वैदिक काल में बौद्धकालीन शिक्षा में कक्षा न्यायिक पद्धति की व्यवस्था थी, ठीक वैसे ही मुगल काल में भी
मध्यकाल में भी या मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी कक्षा न्याय की पद्धति की व्यवस्था थी, क्योंकि जो भी होशियार छात्र होते थे, जो भी प्रतिभा संपन्न छात्र होते थे, वो निम्न कक्षा का शिक्षण कार्य करते थे ताकि शिक्षक की अनुपस्थिति में शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से चलता रहे। दूसरा ये था कि उस समय भी प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव था, इसलिए ट्रेन शिक्षकों की या प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी थी। वैसी स्थिति में मॉनिटोरियल सिस्टम के द्वारा जो भी कक्षा नायक क्लास को पढ़ाता था, वो लगातार पढ़ाते एक प्रशिक्षित अध्यापक बन जाता था। इसलिए इसके दो लाभ हो गए। पहला, शिक्षण कार्य बाधित नहीं होता था, शिक्षण कार्य चलता रहता था। दूसरा, प्रशिक्षित शिक्षकों की भी कमी नहीं रहती थी, अर्थात छात्र पढ़ाते प्रशिक्षित हो जाता था, जो शिक्षण कार्य को पूर्ण दक्षता के साथ कर पाता था। तो ये पांचवा हुआ। छठवां देखेंगे, इधर लिख लेते हैं। छठवां इसका लाभ था, वो ये था, प्राथमिक व उच्च शिक्षा की व्यवस्था मुगल काल में, मैंने बताया मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा की गई या राजाओं द्वारा की गई। इनमें से कुछ प्रमुख शिक्षण केंद्र थे, उसमें अजमेर, नंबर 2 मेरठ, लिख देते हैं, अजमेर, मेरठ, आगरा, काबुल, कंधार, ये कुछ प्रमुख शिक्षा मुगल कालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ पर शिक्षण कार्य प्राथमिक एवं उच्च स्तर पर दिया जाता था या किया जाता था। ये कुल मिलाकर मूल्यांकन करते हैं तो मुगल काल में कहें या फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा के कुछ हमें पॉजिटिव बिंदु दिखाई देते हैं, कुछ सकारात्मक बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ ही मुगल कालीन शिक्षा में या मध्यकालीन शिक्षा में या मुस्लिम कालीन शिक्षा में कुछ दोष भी थे। हम दोषों को भी देख लेते हैं एक बार। दोष या डिमेरिट्स, ठीक है, इसमें कुछ दोष भी थे, उसमें हम उसको भी डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 देखेंगे, यहाँ लिख देता हूं, यहीं पर लिख लेते हैं। नंबर 1, वैदिक कालीन एवं बौद्ध, वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा की उपेक्षा, वैदिक एवं बौद्धकालीन शिक्षा की उपेक्षा। मैंने बताया था कि जब विदेशी आक्रमणकर्ता भारत पर आए और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, वो शासक था मोहम्मदपुरी, उसने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। जब मुस्लिम धर्म की स्थापना हो गई तो वो चाहता था कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या करें, जो इस्लाम धर्म है उसको सर्वोच्च स्थान प्रदान करें, और इस क्रम में उन्होंने वैदिक एवं बौद्धकालीन शिक्षा की उपेक्षा की, जिसकी वजह से वैदिक काल और बौद्धकालीन शिक्षा में लगातार ह्रास आना शुरू हो गया। तो ये कुछ दोष थे उसके। नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2 दोष देखते हैं। नंबर 2, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। ये मध्यकालीन मुस्लिम कालीन शिक्षा की सबसे बड़ी
खामी थी या सबसे बड़ा दोष था, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा प्रचलन में था, आज भी है कई देशों में, भारत में भी है। इसकी वजह से स्त्री शिक्षा थी या महिलाओं की शिक्षा थी या नारी शिक्षा थी, उसकी उपेक्षा की गई। स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा देने से वंचित रखा गया। फल इसका प्रतिफल ये हुआ, स्त्रियां लगातार उपेक्षित होती चली गईं और उनमें विद्वान महिलाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। हालांकि एकाध चुनिंदा घरों से या राज परिवारों से या कुलीन परिवारों से कुछ ही स्त्रियां देखने को मिलती हैं, जिसमें रजिया की बात करते हैं। दूसरा गुलबदन बेगम जैसी चुनी हुई विदुषी महिलाएं या विदुषी मुस्लिम महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए ये कालखंड स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं रहा। अगला दोष है इसका नंबर 3, जन शिक्षा की उपेक्षा। जन शिक्षा की उपेक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा में जन सामान्य की शिक्षा थी, उसकी उपेक्षा की गई, क्योंकि जो मकतब होते थे, मदरसे होते थे, उसमें अधिकांशतः मुस्लिम लोगों को ही प्रवेश दिया जाता था या किसी अन्य धर्म के लोग या अन्य धर्म के संप्रदाय के लोग उसमें प्रवेश करते थे तो उनको धर्म स्थानांतरित करने के लिए बल दिया जाता था। या कुछ ऐसे लोग प्रवेश करते थे जो मुस्लिम राज्य में जो शासक होते थे उनके कर्मचारी या अधिकारी बनना चाहते थे और कुछ महत्वपूर्ण पदों को संभालना चाहते थे। वैसी स्थिति में इन जो मैंने संस्था बताई थी उनमें प्रवेश लेते थे। जन सामान्य था, वहाँ पर जन सामान्य जो मुगलकालीन शिक्षा में या मध्यकालीन शिक्षा की बात करते हैं उसको प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो ये तीसरी खामी थी। चौथी खामी देखते हैं, कठोर दंड प्रणाली। चौथा प्रश्न में लिखते हैं कठोर दंड प्रणाली। हमने मुस्लिम शिक्षा में या के अंतर्गत हमने उसकी विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें अनुशासन की जब बात की थी मैंने, तो यहाँ पर कठोर अनुशासन होता था। जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें कठोर अनुशासन होता था। छात्र जब कभी भी किसी प्रकार की अवज्ञा करता था या आज्ञा का पालन नहीं करता था, कोई नियम या कानून की अवहेलना करता था, वैसी स्थिति में जो मौलवी होते थे या काजी होते थे वो उनको कठोर सजा देते थे। जैसे शारीरिक कठोर सजा, जैसे मुर्गा बनाना, उठक बैठक लगवाना, कोड़े लगाना और यहाँ तक कि छात्रों को शारीरिक श्रम जो अमानवीय था उस समय दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर क्या था, कठोर दंड व्यवस्था थी, जिसकी वजह से सामान्य छात्र प्रवेश लेने से बचते थे। तो ये इसका अगला दोष था। नेक्स्ट इसका दोष पढ़ेंगे मुस्लिम साहित्य का मुस्लिम पढ़ रहा है हम लोग। अगला है 5वां, मुस्लिम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार। इसको देखते हैं। जितने भी मुगल काल का हम अध्ययन करेंगे तो मैंने कहा था यहाँ पर 6 मुख्य शासक हुए, 6 मुख्य राजवंश हुए जिन्होंने मुस्लिम काल में यहाँ पर भारत पर शासन किया। उनमें से मैंने बताया था, पहला हुआ गुलाम वंश, दूसरा हुआ खिलजी वंश, तीसरा हुआ तैयब वंश, चौथा हुआ सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। इस प्रकार से 6 वंश थे, उन्होंने शासन किया। और संपूर्ण कालखंड में जो मुस्लिम शासक होते थे वो चाहते थे कि हमारी जो इस्लामिक संस्कृति है उसका प्रचार हो और जो हमारा कुरान है उसकी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण विश्व माने। इसलिए उन्होंने
जो बौद्ध समुदाय था, वैदिक कालीन के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे, उनको दबाया और अपनी संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार इससे उससे किया। अगला इसका खामी है वो देखते हैं, या अगला इसका दोष है वो है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन इसको देखते हैं। मैंने बताया था क्योंकि भारत पर जो भी शासक थे, आक्रमणकारी थे, जो विदेश से आए हुए थे, वो चाहते थे कि अपने धर्म का प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसी स्थिति में वो दूसरे धर्मों का जबरन धर्मांतरण कराना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा कराया भी। इसलिए कि सबसे बड़ी खामी थी, सबसे बड़ा दोष था धर्म का परिवर्तन और अपने धर्म की वृद्धि करना। इस प्रकार से हम लोगों ने मुगलकालीन शिक्षा का समग्र रूप से उल्लंघन किया है, उसके गुण एवं दोषों को देखा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आधुनिक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। यदि आप कमेंट्स के माध्यम से कोई भी क्वेरीज करना चाहें, कमेंट सेक्शन में जाएं और हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। बता दिया।